बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ख़ास करके आज पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान को डिपॉज़िट करा दिए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान के जो कुल ज़ख़ायर हैं वो $11 अरब से बढ़ गए हैं। इसी दौरान ग्रीन इनिशिएटिव कल ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों साथ साथ थे और दोनों की हम आहंगी भी बहुत आइडियल तस्वुर की जा रही है कि जिस तरह से कल ये जो प्रोजेक्ट था इसके हवाले से बात की गई है और एक मौशी प्लान जो है वो लग रहा है कि अब उसके ऊपर अमल दरामद जो है उसका आगाज़ हो गया है। कल आर्मी चीफ ने ये कहा कि 1 साल की मुद्दत के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ और यकीन दहानी कराई, जिसका कि मार्केट के ऊपर भी असर पड़ा और आज 600 पॉइंट्स जो हैं वो बढ़े हैं मार्केट के। एक यकीन दहानी आई है पाकिस्तान की आवाम के अंदर, लेकिन 1 साल के अंदर हालात कैसे बदल सकते हैं ये बहुत अहम होगा जानना। ये जो इनिशिएटिव है ज़रई इनकलाब का या सब्ज़ इनकलाब की जिसकी बात की जा रही है, ये कितना ऑथेंटिक है, ये कितना इस पे कैसे अमल दरामद होगा, ये भी बहुत अहम है। और सबसे अहम बात यह है कि वो पॉलिटिकल जमातें जो कि इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उन्होंने एक मुआशी प्लान बनाया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसके ऊपर अमल दरामद की यकीन दहानी जो कि कल की प्रेजेंस थी वो आर्मी चीफ करवा रहे हैं कि अब दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है या दिया गया है कि कुछ भी हो जाए मगर इस मुआशी एजेंडे के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इसको आगे बढ़ाएगी। पैगाम जो है वो मौसूल किया है मार्केट ने और अब जाहिर है कि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हुकूमत ने घर जाने का फैसला किया है। अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ये असम्बली ख़त्म हो जाएगी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बली को डिसॉल्व करने का मशवरा दिया है और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुबई के अंदर अहम मुलाकातें हुई हैं उसके अंदर जो तौसी की बात हो रही थी असम्बली की, वो भी उसकी भी तरदीद वज़ीर आज़म ने उन मुलाकातों के फ़ौरन बात कर दी थी। और अगर आपको याद हो तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया था कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और घर चले जाएंगे। क्या कहा था वज़ीर आज़म ने उस वक्त, ज़रा सुनिएगा। इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे इंशाअल्लाह। और सिर्फ यही नहीं, आज मुराद अली शाह साहब ने भी तफसील से इसके ऊपर बात की। वो तो इस यकीन के साथ हैं कि अगले वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। आज इस हवाले से मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा, ज़रा वो भी सुनिएगा। अल्लाह ताला असेंबली अपने मियाद ख़त्म करके 2 महीने में इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। इससे कबल निगरान सेटअप के ऊपर मुशावरत हो रही है जिस पे मौलाना थोड़े जुज़बुज़ हैं, कुछ मुलाकातें उनकी हुई हैं। कल उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है, लेकिन निगरान सेटअप कैसा होगा, किस तरह का होगा, इस पे कल राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि लगता ऐसे है कि कोई मुआशी माहिर जो है या टेक्नोक्रेट जो है वही निगरान वज़ीर आज़म बन सकता है और मईशत को जो है वो आगे बढ़ा सकता है। ऐसी सूरत में क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे, क्या इंतखाबात 3 महीने की मुद्दत में हो जाएंगे? क्योंकि अगर 8 अगस्त को असम्बली जो है वो बर्खास्त की जाती है तो 3 महीने की मुद्दत जो है वो मिल जाएगी और अगर नहीं तो 60 दिन के बाद इंतखाबात जो है वो उनका इनेकाद होगा। कुछ यकीन दहानियाँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हैं। IMF की यकीन दहानियाँ अपनी जगह पे हैं जो कि नए सेटअप के साथ काम करने के लिए कितना पूरे एतमाद है, और यूरोपीय यूनियन GSP प्लस जो है उसके हवाले से भी बात कर रही है जो कि इंतखाबात से पहले पाकिस्तान की हुकूमत को उसके ऊपर भी बात करना है। सो ये सारे मामलात हैं। निगरान सेटअप कैसा होगा, निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा, अब जबकि ये फैसला हो गया है कि असम्बली रुखसत हो जाएगी और निगरान सेटअप आ जाएगा, वो कितना लंबा चल सकता है, मईशत की यकीन दहानियाँ क्या होंगी, पॉलिटिकल सेटअप कैसे बनेगा और क्या अगला जो सेटअप है वो भी एक कॉलिशन का सेटअप होगा, एक मखलूत निज़ाम का सेटअप होगा। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात पे भी काम हो रहा है और हो सकता है कि जो अभी कौमी असम्बली का इजलास है इसके अंदर वो इंतखाबी इस्लाहात हो जाए। क्या इनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी या नहीं, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल भी इस मामले में काफ़ी अहम है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि वज़ीर तवानाई हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, काबीना के अहम रुकन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं और माशाल्लाह अपना ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना, अगेन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अगर
ऑथेंटिक खबरों की बात हो तो शहबाज अपना नाम ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने शहबाज शरीफ नहीं कहा, मैंने शहबाज राना का है, नाम ही काफ़ी है। लेकिन ये मुझे बताइए शहबाज के ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं मईशत के साथ, पैसे आ रहे हैं, हुकूमत जा रही है, यानी डॉलर्स आ रहे हैं और हुकूमत अब रुखसत हो रही है। क्या किसी कमिटमेंट के बाद रुखसत हो रही है इसलिए ही ये डॉलर्स आ रहे हैं, या IMF की कमिटमेंट जो है वो सिर्फ अपने एजेंडे के साथ है जो कि पैसे लेने के हवाले से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डॉलर्स आने में जो ताख़ीर थी हुकूमत की वजह से थी। हुकूमत जब संजीदा हुई, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वाकई कमान संभाली वज़ारत ख़ज़ाना की, तो मामला ठीक होना शुरू हो गया और डॉलर्स आना शुरू हो गए। अगर ये पहले संजीदा हो जाते कोई 5-6 माह पहले, तो आपका पहले ये रिव्यू मुकम्मल हो जाता, पिछले वाला आपका प्रोग्राम जो है वो नाकामी पे ना ख़त्म होता। उसके बजाय हमने कि हम कोई सीरियस काम करते, हमने कहा जी कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान के साथ, हमें निशाना बनाया जा रहा है दूसरों की पॉलिसीज़ का। ऐसा कुछ नहीं था। आपकी कंडीशनैलिटीज़ आप मीट नहीं कर रहे थे। IMF ने पैसे विदहोल्ड किए हुए थे। खुर्रम दस्तगीर साहब बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई पेरिस में, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का इंकिशाफ हुआ वज़ीर आज़म साहब के ऊपर कि उनको क्या बताया जाता था और एक्चुअली हो क्या रहा। अच्छा, तो आप ये कोई इनसाइड स्टोरी है? इनसाइड स्टोरी है। ये मिनिस्टर साहब को हमसे बहुत बेहतर पता होगा कि ये कैबिनेट थोड़ा सा बता दे ताकि मिनिस्टर साहब से पूछने में आसानी हो। इशारों में लिख डबल गेम हो रही थी कहीं, इशारों में हम लिख रहे थे कि वज़ारत ख़ज़ाना और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक पेज के ऊपर नहीं है, तो वो चीज़ें वहाँ पे फिर क्लियर हुई। मतलब सो मैं कि 20 जून तक तो नए प्रोग्राम की बात ही कोई नहीं थी, मे भी शायद 24-25 जून तक। अच्छा। ये जो आपका नया प्रोग्राम है ये तो बिल्कुल आखिरी एक हफ्ते में नेगोशिएट हुआ है और उसके ऊपर फिर जिस फास्ट ट्रैक इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन हुई है और उसके दौरान हमारी इत्तला है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो था वो शायद कोई थोड़ा सा उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का ये हुआ था कि जब इन्होंने कहा कि 9.7 अरब डॉलर के प्लेजेस आए हैं, जिसमें इन्होंने काउंट किए थे 3.6 बिलियन डॉलर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के, तो वो ट्रिपल काउंटिंग थी। उनका एक रूटीन का उनका ऑपरेशन होता है, मिनिस्टर साहब को पता है। उनकी ऑयल फैसिलिटी है गालबन 1.2 बिलियन डॉलर की शायद, या 1 बिलियन डॉलर की। उसको उन्होंने 3 दफ़ा काउंट कर ली, क्योंकि 3 साल के प्लेजेस थे, वो हर साल 1 साल के लिए होते, वो रीन्यू होती जाती है। तो मैंने उस वक्त भी आर्टिकल लिखा था कि 9.7 नहीं है, ये एक्चुअली इतने पैसे हैं और ज़्यादातर एग्जिस्टिंग पाइपलाइन को ही उन्होंने एक्सटेंड किया। जो एक गालबन एक नई कन्फ्यूजन थी कि हम उनसे कुछ इजाफी पैसे मांग रहे थे ताकि वो पैसे दें, और जो फाइनेंसिंग गैप है आपका जो 6 अरब डॉलर का गैप था हमारे पिछले प्रोग्राम के लिए, उसमें हमें मदद मिल जाए। तो गालबन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताया जा रहा था कि वहाँ से जो प्लेजेस हैं वो नहीं आ रहे। तो जब प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे गालबन मीटिंग हुई, उसमें शायद फिर ये बात क्लियर हुई कि नहीं, वो प्लेजेस देने को तैयार है। तो इस किस्म की कोई चीज़ थी, अगर इसके अलावा है तो आई डोंट नो। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है फिर भी उसके बावजूद बहुत मैंने देखा ना, जब हम खुद संजीदा हुए तो मामला चलना शुरू हो गया। ये हुए। अच्छा खुर्रम साहब, ये तो बड़ी खबर है, लेकिन मंसूर इसको आप पॉलिटिकली कैसे रिलेट करते हैं कि जाने से कुछ दिन पहले आखिरी खबरें आने तक क्लाइमैक्स एंड ये वो, और फिर IMF के पैसे और अच्छी खबरें, फिच की रेटिंग, ये वो सब चीज़ें हो गई ना। देखिए, मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर पहले आपने जियो पोलिटिकल सिचुएशन की आपने बात की थी। हम इस सारे मामले के अंदर ना एक बात भूल रहे हैं। आपने फरमाया कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है हम जा रहे हैं और अब डिस्कशन हो रही है 60 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे और मुकर्ररा वक्त के ऊपर ही असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, सब ठीक है। ये सब कुछ 9 मई से पहले नहीं था। 9 मई से पहले बिल्कुल एक एम्बिग्विटी थी, इनको कुछ नहीं समझ आ रही थी हमने करना क्या है, किस तरह करना है। 9 मई के बाद टोटल सूरत हाल जो है वो तब्दील होती है, काली घटाएं हट जाती हैं, सूरज की किरणें आना शुरू होती हैं, हरारत महसूस होती है, शेर भी ज़रा थोड़ा सा ऊँगता हुआ जो है वो जागता है, उसकी भी आंखें खुलती हैं कि हाँ अब मैं ज़रा कुछ आवाम के साथ कुछ जाके बात कर सकता हूँ, मेरे पास भी अब कुछ है बेचने के लिए। कितना को है बेचने के लिए, खरीदार आता है कि नहीं आता, ये तो इलेक्शन बताएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन 9 मई ने सूरत हाल को बहुत तब्दील किया। इससे पहले फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी जो शहबाज भाई बात कर रहे थे डिले की, इस डिले के पीछे भी पॉलिटिकल रीजंस भी थी, और वो भी ये थी कि क्या आपको याद होगा जब ये लोग आए थे, इनको तब भी नहीं पता था इन्होंने इलेक्शन करवाने कब है, और मेरा ख्याल में 9 मई तक भी इनको नहीं पता था कि इन्होंने इलेक्शन कब करवाने हैं। लेकिन 9 मई के बाद अब इनको आइडिया हो गया कि नाउ इज़ द टाइम। इनमें से बहुत से लोग इनको ये भी तजवीज़ दे रहे हैं कि जल्दी करवा लें, 9 मई से भी जितनी दूर जाते जाएंगे इसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म होता जाएगा, तो जल्दी जल्दी करवा लें अगर करवाने। अगर इसको अगले साल तक ले जाने का आपका इरादा है तो बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मियाँ साहब भी वापस चाहिए, मियाँ साहब को कैंपेनिंग का टाइम भी देना है, अगर आप और फिर सितंबर की तब्दीली भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये 9 महीने मेरी नज़र में 9 महीने सूरत हाल को बहुत तब्दील किया है। और ये IMF के साथ भी मैं पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, ईद से ये सिलसिला शुरू हुआ कि जी IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गया है। आज भी इसाक डार साहब ने अनाउंस किया कि जी वहाँ से भी 2 अरब डॉलर आ गए। मैं हमारे माशरे के अंदर ना, आपने अगर लीजिंग के ऊपर गाड़ी ली हो ना,
तो आप रिश्तेदारों को बताते नहीं हैं कि गड्डी में लीजिंग पे लेती है या मैं बैंक तो फाइनेंस करवाई है, आप कहते हैं मैं आप लेंगे। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि बिल्कुल पिछली हुकूमत की तरह आ गए 1 अरब डॉलर आ गया, 2 अरब डॉलर आ गए, भगड़े डालो जनाब, पैसे हमने बाहर से मंगवा लिए हैं। क्या आपको ये शहबाज साहब साथ बैठे हैं, इनसे पूछे जरा एक्सपोर्ट्स कितनी ड्रॉप हुई हैं आपकी, रेमिटेंसेस कितनी ड्रॉप वो हुई तो हैं? जाहिर है अभी जवाब देना पड़ेगा ना बहुत सारी चीजों का इस गवर्नमेंट को। इफ आई एम करेक्ट 8 अरब डॉलर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इतना ही है जी, दोनों का मिला के 8 अरब 4 बनता है दोनों का। 8 अरब डॉलर जो आपने वहां गवा दिया उसका जवाब दे कौन? हाँ बिल्कुल। सो इसकी बहुत सी रीजंस है पीछे, बात फिर लंबी हो जाएगी मेरे ख्याल में आपका। तो ये गैर यकीनी असल में हुक्मरान इत्तेहाद को आप कह रहे सूट कर रही थी ना। ये तो 9 मई के बाद जो है वो एक अपॉर्चुनिटी आ गई, क्लैरिटी आ गई, अब समझ आ गया हाँ जी ले लें पैसे, कोई मसला नहीं। और फिर दुबई की जो मुलाकातें थी, मैं खुरम भाई से बल्कि आप एक सवाल पूछेगा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए अगले इलेक्शन में अपोजिशन कौन होगा? हाँ ये वैसे खुरम साहब ये अभी नहीं, उससे पहले जो निगरान सेटअप होगा उसमें क्या आप राजा रियाज साहब के साथ मुशावरत करेंगे? ये भी एक सवाल है। आईनी तौर पर तो वही हैं आपके खुरम साहब। बिल्कुल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में हुआ है, लिहाजा उनसे मुशावरत टफ टाइम देते हैं। लेकिन वो तो आपके खुद पीएमएलएन की टिकट के उम्मीदवार है। नहीं देखिए जो आइन कहता है उसी के मुताबिक होना है। अब हम आज खुद तो नया आइन नहीं लिखेंगे ना, जो सुप्रीम कोर्ट लिखता रहा 1 साल में या उससे पहले से 7 साल हो गए उन्हें लिखते हुए। हमने तो खुद आइन नहीं लिखना, जो भी काम किया है कौमी असेंबली से लेजिस्लेट करवा के किया है, रेजोल्यूशंस ला के किया है और वही होगा। बाकी ये है कि ये गुफ्तगू ये बताए 9 मई के बाद आपके सितारे नहज से निकल के तो अब वो मुस्बत की तरफ जा रहे हैं। सितारों की बात नहीं अच्छा सितारे फंस जाते हैं। हमें सिर्फ ये पता है अगर मैं फैज का शेर उल्ट दूं और दूसरा मिसरा पहले पढ़ दूं कि गुलशन में चाक चंद गरेबा हुए तो हैं लेकिन रोशन कहीं बाहर के इम्का हुए तो है। अच्छा तो हमारे गरेबा चाक हो गए हैं कुछ नहीं लेकिन अब बाहर के इम्कान जो हैं वो रोशन हो गए हैं। और ना सिर्फ आपको मालूम है कि इसीलिए फैसला हुआ है कि अब इंतखाबात जो हैं वो नवंबर में या अक्टूबर के बाद जो है वो हो जाएंगे। जी नहीं, अगर इस तरह कहा कि कौमी असेंबली 3 दिन पहले तहरील होती है तो फिर नवंबर में इंतखाबात होंगे और गालिब इम्कान यही है कि नवंबर में ही इंतखाबात हों और उसमें इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़ियादत करेंगे। और जो अब ना सिर्फ आप ये नाजरीन को अच्छी खबर ये भी सुना देना कि बहुत अरसे के बाद महंगाई को भी कुछ ब्रेक लगना शुरू हुई है। अच्छा अब नंबर्स बोल अच्छा, रहे मैं तो खैर कल सौदा लेने गई थी, मुझे तो नहीं लगी कोई भी आपके मैं ये नहीं कह रहा कीमतें कम हो रही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उनके बढ़ने की जो रफ्तार थी वो अब वक्त के साथ कम हो रही। अच्छा शहबाज ने बड़ा सारा सर मारा है तो 29.6 10 परसेंटेज पॉइंट्स जो हैं वो तो ये जादू आप जिस तरह मर्जी देख लें। हाँ ये जादू चल रहा है, मतलब ये जादू चल गया है। 2-3 बात फिर मंसूर कहेगा जादू का जिक्र ना करें। उम्मीद है कि जादू वाले चले गए। अच्छा जादू, अब जादू से रियासत के मामलात नहीं चलाए जाते, ना ही मोकलों से चलाए जाते हैं। अब तो इस पे बहस हो सकती है कि जो वजारत ख़जाना का नुक्ता नज़र गलत था और प्राइम मिनिस्टर ने उसको जाके दुरुस्त किया, लेकिन ये मैं इससे ज़रूर इख्तलाफ करता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स नहीं थी, जियो पॉलिटिक्स थी। बहुत दफ़ा पाकिस्तान को जियो पॉलिटिक्स की वजह से एक गैर मामूली रिलीफ भी मिलता था IMF से, लेकिन अब जब से 2021 अगस्त से जो मगरबी अफवाज हैं वो अफगानिस्तान से निकली हैं तो वो हमें जो एक लीवे थोड़ा सा मिलता था वो मिलना बंद हो गया। तो लिहाजा एक सख्ती आ गई और प्योरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गई। 2 बातों पे इख्तलाफ होता है हमारा और वो है दो इशूज। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना बहुत सारी, जैसे आज वो इजराइल वाली चल रही है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और फला है ढंका है और हुकूमत उस पर कैंपेन कर रही है पूरी के। मैं आप कोई कैंपेन ना करें, कोई इसके ऊपर क्या असराई ना करें। ये हकीकत है कि आज से पहले इसराइल ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कभी कोई बयान नहीं दिया था। ये हकीकत है ना। 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, इसराइल को बने हुए भी तकरीबन इतना ही अरसा हो गया। नहीं मगर वो PTI के जो कारकुन गिरफ्तार हैं उसके ऊपर मतलब इसराइल भी उसी तरह से बात कर सकता है जिस तरह से अमेरिका बात कर रहा है या जो यूरोपीय यूनियन बात कर रही है। पाकिस्तान की तारीख में मिलिट्री कूं हुए तब क्यों नहीं बात की? जब मुस्लिम लीग नून के कायदीन का बदतरीन इस्तेहसाल हो रहा था उस वक्त क्यों नहीं बात की उन्होंने? अब आकर अचानक, तो लिहाजा ये ज़रूर है इस पर सबको ये सवाल पूछना चाहिए
कि वाई नाउ, आज उनको क्यों ये महसूस हुआ। अच्छा, वैसे मैं इस पे ये सवाल बड़ा अहम है कि उन्होंने आज तक मेरे जहन में नहीं है इसराइल ने कभी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कभी कोई बात की हो। कभी कभी इशूज इंटरनेशनल आते हैं तो वो शायद बन जाए, लेकिन इंटरनल इशूज पे उन्होंने आज इस पे वैसे मंसूर आप क्या कहते हैं? फिर मैं शहबाज से पूछूंगी कि ये वाकई कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या इसराइल ने इस तरह का स्टेटमेंट दे के जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए भी मसाइल पैदा कर दिए पाकिस्तान में? मैं माजरत के साथ खुर्रम दस्तगीर साहब का ताल्लुक नून लीग से है और पिछले अदवार के अंदर इमरान कप्तान के अदवार के अंदर और उससे पहले भी इन लोगों के ऊपर जो है वो भारतीय लॉबी को सपोर्ट करने के और भारत को नरेंद्र मोदी के साथ और इस तरह के बड़े इल्जामात लगते हैं। एंड वी ऑलवेज सेड कि ये गलत है, ये तरीकाकार गलत है। गद्दारी के इस तरह के इल्जामात जो हैं 2+2 करके आपने खुद ब खुद इसको जोड़ दिया कि जी ये एक्चुअली उसके साथ हो रहा है, तो ये इस वजह से है। इसराइल के बारे में अगर खुल के बात कर दी तो हकीकत ये है कि इसराइल के साथ आप लोगों के परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ताल्लुकात बनाने की कोशिश की गई। खुर्शीद कसूरी साहब जाके मिले वहाँ पे, ठीक है, इसराइल नहीं गए थे लेकिन मिले तो सही, वहाँ पे जाके भी एक वक्त गया, जाके मिला पाकिस्तानी अफराद का। मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थ्योरीज थी, मैं उस तरफ नहीं जाता। इस दौर के अंदर भी एक वक्त गया, इसराइल गया, पाकिस्तानियों का गया। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट की बैकिंग से गया, लेकिन कोई ना कोई लिंकेजेस जो हैं वो रही हैं। लेकिन उसको एक सियासी रहनुमा के साथ जोड़ देना कि जी चूंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ताल्लुक जो है ना उस इजरायली लॉबी के साथ है। मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं वहां तक नहीं जा सकता सिर्फ इस एक बुनियाद बयान के ऊपर कि जी चूंकि आपने ये कहा है इसका मतलब है कि कप्तान का ताल्लुक डेफिनेटली उनके साथ ही है। दिस इज गोइंग टू कुछ कहेंगे फिर मैं फंडामेंटली मंसूर साहब से एग्री करता हूँ कि हमें एक बाकायदा साजिश का ताना बाना बुनने से पहले इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि हक़ाइक़ क्या है। इसलिए मैंने अपने आप को महदूद रखा है कि तमाम इशूज़ के बावजूद सिर्फ ये अचंबा है कि अब आकर उनको पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई पहली दफ़ा तो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ नहीं हुई या फ़र्क, तो अब आकर उन्होंने क्यों ये बयान उन्हें देना पड़ा। तो लिहाजा इसमें जबकि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो सबके सामने हैं कि जिस तरह से गिराव जलाव हुआ, दहशतगर्दी के और रियासत के ऊपर जो हमला हुआ, वो एक उसके बारे दुनिया में कहीं भी होता, इवन इसराइल में भी होता, तो कोई भी उसको मतलब बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन ये एज आई सेड एक ऐसा मुल्क जिसने आज से पहले पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के बारे में कभी बैनुल-अक़वामी तौर पर पब्लिकली राय नहीं दी थी, उन्होंने अब राय दी है। अब उससे जो मानी अखज़ करना है वो सियासी मानी अलग अखज़ करेंगे, लेकिन आई थिंक हमारे लिए जियोपॉलिटिकली ये हमारे लिए माथा ठेंकने का मुकाम है। लेकिन जो अगर इसराइल जैसा मुल्क, जिसको अभी फॉरेन ऑफिस ने भी उसको बयान दिया कि जिसकी बर्बरियत फलस्तीन, वैसे मैंने इसको संजीदगी से नहीं लिया था जब तक कि फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया। फलस्तीनियों की बर्बरियत करने वाले हमें अज़राए करम भाषण। अच्छा, अब ये जो एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ हम रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को, IMF के वक्त का पॉलिटिकल पार्टी से यकीन दहानी लेना, खास करके PTI से लेना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत से लोगों ने कहा ये तो जी कभी हुआ नहीं इससे नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है, ऐसा होता है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2013 में भी जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी और इन्होंने आते ही इनका IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया था। 1 जुलाई 2013 को एक नया प्रोग्राम IMF से स्टार्ट हो चुका था। तो ऐसे नहीं होता कि इन्होंने 5 जून को इन्होंने हुकूमत संभाली और 1 जुलाई को इन्होंने जाके IMF से एग्रीमेंट कर ली। उसके पीछे पूरा एक काम हो रहा होता है और वो जो मुलाकातें थी वो सियासी मकासद के लिए नहीं थी और ना ही अभी जो मुलाकातें हुई हैं ये सियासी मकासद के लिए। एक बड़ी सिंपल और क्लियर चीज़ है, वो ये है कि IMF ने एक पाकिस्तान के साथ नया प्रोग्राम किया और मजबूरन इसको करना पड़ा। पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि 9 माह के अंदर 3 हुकूमतें होंगी पाकिस्तान में। ये जा रहे हैं, इनसे जो वो कमिटमेंट ले सकती थी उन्होंने ले ली हैं, प्रायर एक्शंस करवा ली हैं, बोर्ड से वो अप्रूव करवा लेंगे। अगला जो एक रिव्यू आएगा नवंबर में गालबन या अक्टूबर में जब भी आता है वो केयर टेकर के टाइम पे होगा। फिर जब इलेक्शंस होंगे एक नई हुकूमत आएगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हो सकती है, PTI की भी हो सकती है, वो नून लीग की भी हो सकती है, किसी और जमात की भी हो सकती है। तो उन्होंने देखा कि ये जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं इनसे हम पूछ लें कि भाई आप लोग जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं,
लेकिन आईएमएफ का एक मैंडेट है, ठीक है। मेरी और अगर आईएमएफ की मुलाकात होती, मैं क्या डिमांड करता हूँ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया खान साहब ने, तो सपोर्ट किया है ना। इससे पहले वो सपोर्ट, बल्कि पहले उनके ऊपर ये हुकूमत के ऊपर दबाव डालते थे कि आप प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे, आप ताखीर क्यों कर रहे। ये तो 9 मई के बाद वो गायब हो गए ना, तो बातें उनके सामने नहीं आ रही। पिछली उनकी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि वो उन्होंने हुकूमत के ऊपर उनका एक दबाव था कि जब आप ताखीर कर रहे हैं और पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आईएमएफ ने ये काम जो किया है बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि एक आपको खबर भी दे देता हूँ, जब जनवरी फरवरी में हमारे मुज़ाकरात हुआ आईएमएफ के साथ 9वें रिव्यू के, तो उस वक्त भी आईएमएफ की ख्वाहिश थी कि इन लोगों से मुलाकात हो जाए। मेरा ख्याल है कि पीटीआई की तरफ से उस वक्त पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया गया था। तो अब चूंकि वो खुद एक नरगे में फंस गए थे और उनको एक क्रेडिबिलिटी चाहिए वो जो ऑडियो लीक्स थी वो तो आई गई थी बीच में कि किसी तरह से डिवेट किया जाए इस ये चीज पीटीआई को भी सपोर्ट करती है ना, उसको क्रेडेंशियल उसके दोबारा रिस्टोर हो गए उसके। मैं अगर ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कोई बड़ी खबर मंसूर के पास भी है, और फिर ये जो आईएमएफ की बात हो रही है और 3 हुकूमतों की गारंटी है, तो फिर निगरान वजीर आजम भी फिर ऐसा ही होगा जो आईएमएफ के साथ डील कर सके क्या? ये भी हो सकता है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे निगरान सेटअप और इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बीच में। ज़ाहिर है कि जब आपकी खुद मुख्तारी और आज़ादी और आपकी मुआशी आज़ादी डिपेंडेंट होती है बहुत सी चीज़ों पे, तो आपको फैसले भी वैसे ही करने पड़ते हैं। मंसूर, कुछ आप कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले? आप बात कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आईएमएफ की टीम की मुलाकात हुई, तो शहबाज भाई फरमा रहे थे कि अनहोनी चीज़ नहीं है, ये होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ इस पर ये 2-4 कमेंट सिर्फ करना चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह ऐसे सियासी लीडर्स हैं, क्योंकि आगे सियासी कैंपेनिंग का टाइम जो है वो स्टार्ट होगा। मुझे ना खान साहब का इधर आपके करीब ही यहाँ पे वो 2014 का धरना याद है, जहाँ पे उन्होंने लोगों को ये कहा था कि जी पैसे बैंकों के जरिए ना भेजना, हुंडी के जरिए भेजना। मतलब ऐसे माइंडसेट्स हैं। फिर यहाँ पे आग भी लगाई थी जी। फिर यहाँ पे एक ऐसे माइंडसेट्स हैं जो ये कहते हैं कि जाओ नहीं देने पे है जो करना कर लो, मतलब ये ऐसे भी है, ठीक है। तो मेरा ख्याल में ऐसे मुल्क के जब सियासी रहनुमा यहाँ पे मौजूद हों तो फिर उनका बनता है कि भाई हम ये दे रहे हैं, ये वापस भी करने का, गारंटी वो पैसे दे रहे हैं। ये ना हो कि आप कल को अगर फॉर एग्जांपल अगर वो गवर्नमेंट में आ गए तो कहेंगे जी मुझे थोड़ी दिए थे, उनको दिए थे, उनसे ले जाके। मतलब ये है, ये फैक्चुअली यहाँ पे ऐसे लोग मगर फिर जबकि आपकी ऑडियो लीक्स भी आ चुकी हैं कि 2 सूबों के वज़राए खजाना कह रहे हैं आपस में कर रहे हैं, तो ये बनता है। एक बात। दूसरी बात ये आपने कहा कि वो बात हो रही थी कि जी उन्होंने इलेक्शंस का कहा कि जी इलेक्शंस जो है वो मांगे। एस्टैब्लिशमेंट को गाहे बगाहे ये पैगाम देते रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए, या आजकल जिस तरह कौम से वो खिताब करते हैं कि जी मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, और वो उनसे इलेक्शंस मांगते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में किसी ने उनके कान में कह दिया होगा कि जी आप चलें, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अगर आपकी नहीं सुन रही तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से कह दें कि इलेक्शंस करवा दें। लेकिन ये उनके अपने बयानिए की एक बहुत बड़ी नफ़ी थी, जो हमें 55 जलसों में बताया गया कि जनाब आपने जो है वो बैरूनी ताकतों से नहीं मांगनी, बैरूनी मदाखलत, अमेरिका क्यों बीच में बोलेगा, वो हमें बताएगा कि मुल्क किस तरह चलाना है। ये टोटली उसकी नफी थी कि अब आप उनसे बैठ के कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस का जरा मुझे बताइए। लेकिन बिल्कुल सही बात है खुरम साहब, ये जो बात अभी मंसूर ने की है, अब जाहिर है कि हालात ऐसे हैं, कोई भी ये क्लेम तो नहीं कर सकता कि चीज़ें जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। क्या आप ये यकीन दहानी करवा सकते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो हो जाएंगे? क्योंकि दुबई में जो मुशावरत हुई है और मौलाना उस पर नाराज़ भी हुए हैं, बहरहाल कुछ ना कुछ तो तय पाया है वहाँ पे 2 बड़े रहनुमाओं के बीच में। इलेक्शन इंशाल्लाह आइन के मुताबिक 60 दिन में या 90 दिन में होंगे, उससे आगे नहीं जा सकते। और उसकी जो कमिटमेंट है, आपको मालूम है कि कौमी असम्बली ने बजट के अंदर इलेक्शंस के जो तमाम वसाइल थे उनकी अप्रूवल दे दी है, जो कि पहले नहीं, जो वसाइल पहले अवेलेबल नहीं थे, वो वसाइल अवेलेबल हैं। हमें हमारी जो अफवाज हैं उनकी तरफ से अब एक कंफर्ट है कि इलेक्शंस जब भी होंगे अक्टूबर में या नवंबर में, वहाँ उनके लिए डिप्लॉयमेंट्स अवेलेबल होंगी, क्योंकि सेंसस जो है वो ख़त्म हो गया, तो उस तरह वो कमिटेड नहीं है। अगरचे टेररिज्म के मामले में अभी भी बहुत इश्यूज नए खड़े हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और मई में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गालिबन कुछ 23 हमले पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में किए हैं। तो ये वो एक ज़रूर कंसर्न है, लेकिन इंशाल्लाह
मुझे यही तवक्को है कि अगर असम्बली मुद्दत पूरी करेगी तो 12 अक्टूबर से पहले, और अगर तहलील होती है इस तरह आज पीपल्स पार्टी ने अपनी 8 अगस्त का दिया तो फिर 8 अक्टूबर या उससे पहले इंशाल्लाह इंतखाब, 8 नवंबर या उससे पहले इंशाल्लाह इंतखाबात हो जाएंगे। और इससे पहले इंतखाबी इस्लाहात भी आपने करनी है या ये अब बाद में है? कुछ डायलॉग की बात हो रही थी। कुछ लेजिस्लेशन है। इंतखाबी इस्लाहात तो पहले भी देखिए 2018 में भी इलेक्शंस एक्ट मौजूद था, और वो भी अब हम उसके अंदर कुछ जो चेंजेस हैं थोड़े से बिल्कुल मेन मेख निकालने वाली है, वो हम कर लेंगे, लेकिन कोई मेजर सब मैं जैसे आज पढ़ रही थी कि एक ये भी बात आ रही है कि अगर इंतखाबी नताइज जो हैं वो लेट मौसूल होंगे तो उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर भी इसको बाकायदा रिफॉर्म्स का हिस्सा अगर जो हमें अब चीज़ें वाजे करनी है ना, हमें ज़ख्म लगे, हम सबको, पूरी कौम को, जमहूरियत को ज़ख्म लगा है कि भाई अगर किसी भी वजह से आपने कोई ऐसी मशीन की या टेक्नोलॉजी की मदद लेनी थी, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर मैनुअल, ये हमें लिखना पड़ेगा बाकायदा तौर पे कि फिर जो पुराना तरीका है वो मैनुअल काउंट करके, मैनुअल फॉर्म भर के उसको कन्वे किया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। 2018 में यही हुआ था कि आरटीएस ज़बरदस्ती मसनूई तौर पर बिठाया गया और फिर उसके आड़ में तमाम इलेक्शन के रिजल्ट रोक कर उनको तब्दील किया गया। अब इससे पहले तो इसलिए अब ये है कि वापस आ जाएंगे, कैंपेन भी हमें चलाएंगे, ये तवक्को है कि इंशाल्लाह वो इलेक्शन भी होकर राणा साहब कहते हैं चौथी बार वजीर आजम भी बन सकते हैं। जी इंशाल्लाह हमारी तो यही ख्वाहिश है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे सीनियर तरीन शख्स हैं, और तजर्बे के लिहाज से भी और वजारत उज़्मा के तजर्बे के लिहाज से भी, तो उनको आकर मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह हमारी तवक्को है कि वो क़यादत करेंगे, और उनके ऊपर वैसे मुनहसर है कि वो ये जिम्मेदारी जो है, जो एक भारी बड़ी मुश्किल हालात हैं मुआशी तौर पर भी, और खारजा पॉलिसी में भी एक आपने पुल सरात चलना है मगरिब और अमेरिका और चीन और रशिया, वो भी डिसाइसिव होगा, तो वो एक बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा क्विकली मैं ये भी पूछ लूँ ब्रेक से पहले शहबाज के, पाकिस्तान के अंदर तो हमेशा आपने देखा IMF के बड़े, मतलब कहने को नहीं मगर फेसेस आए, मोइन कुरैशी साहब आए, फिर शौकत अजीज साहब आए, तो अभी भी कोई ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर आ सकता है जो कि लंबा भी जा सकता है आगे? अच्छा बिफोर दैट इनसे एक चीज़ खुरम साहब से क्लियर कर लीजिएगा कि इलेक्शंस कौन सी पॉपुलेशन सेंसस पे होंगे, अभी जो लेटेस्ट हुआ है या वो 2017 का जो पब्लिश सेंसस है वाला हो गया। चले, इसका मतलब कंट्रोवर्सी अगर कोई वहां पे जाके नहीं होगी, ये खुरम साहब की स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड पे रखी है। एज ऑफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था मेरे। जो 2023 का सेंसस है उसके ऊपर हमारे हवारियों के सूबों के और फॉल्ट लाइन, सिंध में रूरल अर्बन फॉल्ट लाइन है, और तो इसलिए कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करेंगे, अच्छी बात है, फॉल्ट लाइन है, तो लिहाजा आइन भी ये कहता है कि जो लास्ट पब्लिश्ड सेंसस है नोटिफाइड, नहीं वो आइन तो फिर सीसी ने ये भी फैसला किया था कि जो है अगला कराया जाएगा इलेक्शन से पहले, लेकिन वो आइन को ओवररूल नहीं हो सकता। इसी तरह जिस तरह हमने पिछली दफा एक आईनी तरमीम करके ये कहा था कि उस सेंसस पे इंतखाबात, तो अभी भी ऐसा ही है। अब तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, अब तो इस वक्त कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, तो लिहाजा आइन के मुताबिक 2017 का जो नोटिफाइड सेंसस है उसके मुताबिक इसमें ये केयर टेकर के ऊपर ये रियासत पाकिस्तान ने फैसला करना है कि इन्होंने वाशिंगटन की लाइन पकड़नी है या बीजिंग वाली ट्रेन पकड़नी है। इन्होंने ये चीज़ मेरा ख्याल एक डिटर्मिनिंग फैक्टर हो सकता है कि फिर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हफीज शेख साहब भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। 2012 में भी वो बनते रह गए, तो उनसे वादा किया गया, पूरा नहीं किया गया। अभी आप यूरोपीय यूनियन अब ब्रसल से होके आए हैं, बड़ा माजरत के साथ PMLN ने उसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी किया है, जो कि सहाफ़ियों की बदकिस्मती भी हमेशा करने की कोशिश होती है। वहाँ पे फील क्या लगी आपको? सहाफ़ियों का काम होता है बहरहाल जाना और विजिट करना और मालूमात लेना। 15-20 मुल्कों में जा चुका हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, WTO में, ये इनकी मर्जी है, हमने सीख लिया है कैसे बिहेव करना है, ये भी सीख लेंगे कभी आहिस्ता आहिस्ता कि बाहर जाके जो एक्सपोजर मिलता है उसका किसका फ़ायदा होता है, पाकिस्तान का होता है या हमें इंडिविजुअली होता है, शायद दोनों का होता हो, वो इनकी मर्जी है, हमने ऐसे लोग रखे। अच्छा वो मैं यूरोपीय यूनियन कहती क्या है उस पैगाम को आज नुसरत साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है कि पैगाम को समझें, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या पैगाम है। ब्रेक के बाद ले लूं, ब्रेक के बाद हाजिर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। यूरोपीय यूनियन की बात हो रही थी, कंसर्न्स क्या हैं मोटे मोटे जब आप गए हो, कि क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान से और क्या मसाइल है? देखिए हमारे जो तीनों ऑर्गन हैं यूरोपीय यूनियन के, जिसमें यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, तीनों जगहों पे हमारी इंगेजमेंट्स थी और किसी भी जगह पे नेगेटिव कुछ नहीं था अगेंस्ट पाकिस्तान। GSP+ प्रो बातें हो रही थी। हाँ
उनके 3-4 उनके मेजर कंसर्न्स थे जो उन्होंने एक्सप्लिसिटली हमें कहे। उनके ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इसके ऊपर उनके कंसर्न्स हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर। तो इन चीज़ों को वो एक उनकी जो GSP प्लस की एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट आ रही है, गालबन सितंबर में वो रिलीज़ कर देंगे, काफ़ी डिलेड रिपोर्ट है, उसमें इसके ऊपर कुछ कमेंट्री भी होगी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को या किसी को भी कोई इख्तियार नहीं है कि किसी पार्टी को या किसी पार्टी के किसी शख्स को, फ़र्द को आप एक इलेक्टोरल प्रोसेस से आउट कर दें। ये जो इख्तियार है ये इलेक्टोरेट्स का, ये वोटर्स का है, उनको फैसला करने दें। हैविंग सेड दैट 4 साल की GSP प्लस, लेकिन इससे पहले तो हो चुका है, यानी नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हुए, उनको प्रोसेस से आउट किया गया, जहांगीर तरीन साहब भी नाअहल हुए। देखिए, वो जो कोर्ट से एक नाअहली हुई थी, ठीक हुई थी, गलत हुई थी, वो सबके सामने, उस पर तो बहस नहीं है। यहाँ पे तो कोर्ट से तो कोई कन्विक्शन नहीं हुई ना अभी तक। आपने थ्रू फोर्स मीडिया से ब्लैकआउट किया हुआ ना मखसूस अफराद का, तो ये चीज़ वहाँ पे नोट होती है। हैविंग सेड दैट 4 साल की यूरोपियन कमीशन ने एक्सटेंशन प्रपोज कर दी है GSP प्लस में। अभी उसका EU काउंसिल ने और पार्लियामेंट ने अप्रूवल देना है, कितने साल का देते हैं ये। और वे पिछले साल भी जब वो आए थे, इवन जब पिछली हुकूमत थी उस दौरान भी, तो वो ये कह रहे थे कि मुस्तकिल पाकिस्तान को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। लेकिन जो मसाइल थे पिछली हुकूमत के, खुर्रम साहब, वही मसाइल आपकी हुकूमत के भी हैं, वही सेंसरशिप, वही सेल्फ सेंसरशिप, वही ब्लैक आउट्स। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात है कि यूरोपियन यूनियन ने अगर इमरान खान के दौर में पाकिस्तान का GSP प्लस वापस नहीं लिया तो अब तो वो सूरत हाल नहीं है। तो लिहाजा उनके कंसर्न अपनी जगह पर हैं। आपके नाजरीन के लिए, जो कि पिछले दौर में GSP प्लस पे मैंने बहुत एक्सटेंसिवली डील किया, GSP प्लस तजारती मराद तो हैं, लेकिन असल में ये एक तरगीब दी गई है पाकिस्तान को जमहूरियत से जुड़े रहने, जमहूरी हकूक और इंसानी हकूक से जुड़े रहने की। और उसमें यूरोपियन यूनियन ने टू देयर क्रेडिट उन्होंने अपने कवानीन इम्पोज नहीं किए हम पे। उन्होंने कहा कि जो आपने ये अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन साइन उसी को आप तस्लीम, उस पर आप अमल दरामद करें। अच्छा, चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मंसूर आपको क्या लग रहा है पेश मंजर? मुझे सिर्फ ये थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी मीडिया एक्सप्रेशन की और आज़ादी इज़हार राय की, मैं समझता हूँ कि पिछले दौर से भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनका दौर बराबर है या उससे कम है, एक्चुअली उससे ज़्यादा ख़राब है। मीडिया वर्कर्स के लिए आज हमने एक PTV के हवाले से एक जो एनालिस्ट थे, इवन दो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि नहीं वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं रहे, लेकिन लाहौर से जो मैंने पता कराया वो यही था कि वज़ीर आज़म से उन्होंने एक सवाल किया, वो भी मीडिया फ्रीडम से मुतल्लिक था, और फिर उसके बाद उनको कह दिया गया कि जनाब बहुत शुक्रिया, आप फ़ारिग हैं। इवन दो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसको डिनाई किया, लेकिन हकीकत ये है कि आज का दौर मीडिया फ्रीडम के हवाले से ज्यादा बदतर है। मैं एग्री नहीं करता, मैं आई एम सॉरी इंटरफेयरिंग, लेकिन वो तमाम लोग जो पिछली दौर में बैन बहरहाल किए ये गए थे वो सब आज स्क्रीन पर हैं। खुर्रम साहब, मसला बिल्कुल ठीक है, वो हैं।